नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है भाई। यूजीसी नेट पेपर 1 को पढ़ रहे हैं हम लोग। और यूजीसी नेट पेपर 1 में हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ चुके हैं। हम आपकी कितनी अब तक 8 क्लासें आपकी पूरी हो चुकी है यूनिट 1 में। यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 1 देख रहे हैं सबसे पहले। और यूनिट 1 है आपका शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की हम इससे पहले 8 क्लासें पूरी कर चुके हैं। ये आपकी 9वीं क्लास है। इसके बाद एक क्लास और आएगी तो यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यदि आप लोगों ने क्लासें नहीं देखी हैं, ठीक है, तो आप जो है इससे पीछे की सारी क्लासें देख लें। ठीक है, तो आज जो चलेगा आपका वो रहेगा आपका निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन और फीडबैक सिस्टम। क्लास नंबर 9 आपकी रहने वाली है आज। इससे पहले आपकी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि मूल्यांकन प्रणाली और पारंपरिक एवं आधुनिक मूल्यांकन पद्धतियों तक आपकी कंप्लीट सारी क्लासें जो है मैंने आपकी डिटेल से करा दी है। आज की जो क्लास रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन और फीडबैक सिस्टम। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और इन वीडियो को जो है आप जो है डिटेल से देखें तथा अपने इसके साथ साथ आप लोग जो है नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहेगा पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट है और 10 में से एक यूनिट लगभग आपकी जो है समाप्ति की ओर है, ये कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, कल आपकी पूरी हो जाएगी। आज इसमें 9वीं क्लास है। ठीक है, तो 10 यूनिट है और 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो कम से कम आपको टारगेट लेके चलना है। इसका हम टारगेट लेके चले हैं आपका। ठीक है, हमारी क्लासों से अगर आप जो है कंप्लीट तरीके से इनके नोट्स बनाते हैं और तैयारी करते हैं तो आपके कम से कम भी ये मान के चलो कि 40 प्लस का आपका टारगेट रहेगा। यानी 40 प्लस क्वेश्चन यानी कि कुल मिलाकर 80 प्लस नंबर आप जो है इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो रहेगी आपकी कौन सी, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन और फीडबैक सिस्टम। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? ठीक है, तो शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो इससे पहले भी पढ़ी आपने। ये छात्रों को जो है ना, छात्रों की सीखने की जो क्षमता होती है, क्षमता को मापने और शिक्षण की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए की जाती है। ठीक है, क्या है? ठीक है, शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन जो होता है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है जो छात्रों को सीखने की क्षमता को मापने और शिक्षण की प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए की जाती है कि भाई बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है या कितना जो है बच्चा सीख पाया है। मूल्यांकन के आधुनिक रूप में निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन जो है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, उसको देखेंगे भाई। ठीक है, चलिए जी, तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो अभी जो सबसे पहले हम देखेंगे वो देखेंगे निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे शैक्षिक सत्र में, ठीक है, यह लिख सकते हैं आप, यह एक ऐसी प्रणाली, यह एक ऐसी प्रणाली है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई जिसको कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे शैक्षणिक सत्र के में छात्रों के, प्रणाली है जो पूरे शैक्षणिक, जो पूरे शैक्षणिक शैक्षणिक सत्र के दौरान, ठीक है, सत्र के दौरान पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान, ठीक है, शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्रों और सह पाठ्यक्रम विकास को, ठीक है, विकास को मापने के लिए निरंतर मूल्यांकन करती रहती है। ठीक है, तो आपका निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे शैक्षणिक सत्र में, यानी कि पूरा जो सत्र चलेगा आपका पूरे साल का, उसमें छात्रों के शैक्षणिक एवं सह पाठ्यक्रमीय विकास को, ठीक है, छात्रों के शैक्षणिक एवं
पूरे पाठ्यक्रम पूरे पाठ्यक्रम पूरे पाठ्यक्रम को पूरे पाठ्यक्रम को मापने का पाठ्यक्रम को मापने का, ठीक है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान यानी कि पूरे साल के दौरान, ठीक है, छात्रों के शैक्षणिक एवं पूरे पाठ्यक्रम, ठीक है, या सह पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, ठीक है, पूरे, एक मिनट, सह पाठ्यक्रम लिखना ज्यादा सही रहेगा यहां पर, सह पाठ्यक्रम, ठीक है, सह पाठ्यक्रम को मापने के लिए निरंतर मूल्यांकन मापने के लिए निरंतर मूल्यांकन करती है, निरंतर मूल्यांकन करती है, ठीक है। तो निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन की अगर मैं बात करूं, यह एक ऐसी प्रणाली है या यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे शैक्षिक दौरान या पूरे साल के दौरान, सत्र के दौरान छात्रों के शैक्षणिक एवं सह पाठ्यक्रम को मापने के लिए निरंतर मूल्यांकन करती है। तो उसको जो है निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन कहा जा सकता है। कुल मिलाकर शॉर्ट में अगर मैं इसको बताऊं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरे साल, ठीक है, पूरे साल छात्र को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका मूल्यांकन करने की एक प्रकार की ये प्रक्रिया है। उसी को कहा जाता है क्या, ठीक है, उसी को कहा जाएगा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, जो इसमें लगातार बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। अब बात करें इसके बाद, सीसीई को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो एक है आपका निरंतर मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन का मतलब कि लगातार, कंटिन्यूअस असेसमेंट, यानी कि लगातार मूल्यांकन, ठीक है। इसमें पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों और परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, उसी को कहते हैं निरंतर मूल्यांकन, ठीक है। जिस जो है इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों और परीक्षाओं के माध्यम से, इसमें पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों इसमें पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों तथा परीक्षाओं के माध्यम से, परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो निरंतर मूल्यांकन में आप कह सकते हैं, इसमें पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों और परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों का या परीक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, उसी को कहा जाएगा निरंतर मूल्यांकन, ठीक है जी। इसके बाद व्यापक मूल्यांकन की अगर बात करें, व्यापक मूल्यांकन किसे कहा जाएगा? इसमें न केवल जो है शैक्षणिक ज्ञान का, बल्कि इसमें, ठीक है, शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ, इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें स्कूली ज्ञान, अगर साधारण सी भाषा में लिखना चाहो तो स्कूली ज्ञान के साथ साथ सामाजिक बौद्धिक नैतिक व राजनीतिक भी जोड़ सकते हैं इसमें, राजनीतिक मूल्यों का या गुणों का, राजनीतिक गुण लिख सकते हैं, गुण ज्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। इसमें स्कूली ज्ञान के साथ साथ सामाजिक बौद्धिक नैतिक राजनीतिक और मानसिक तथा भावात्मक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, गुणों का मूल्यांकन किया जाएगा, गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, गुणों का मूल्यांकन किया
जाता है, किया जाता है। ठीक है भाई। व्यापक मूल्यांकन में इसमें रहेगा आपका स्कूली ज्ञान के साथ साथ, यानी कि ऐसा नहीं कि इसमें केवल स्कूली ज्ञान या स्कूल का ज्ञान ही शामिल नहीं है, इसमें स्कूल के ज्ञान के साथ साथ सामाजिक, नैतिक, मानसिक, भावात्मक और आपका बौद्धिक तथा नैतिक और राजनीतिक, यानी कि सभी प्रकार का ज्ञान का आंकलन इसमें किया जाता है। उसको बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन, उसी को व्यापक मूल्यांकन कहा जाएगा। ठीक है। निरंतर मूल्यांकन में केवल आपका स्कूली ज्ञान की जो है स्कूली ज्ञान का मूल्यांकन किया जाएगा, और इसमें स्कूल के ज्ञान के साथ साथ, शैक्षिक ज्ञान के साथ साथ या शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ, ठीक है, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, मानसिक, भावात्मक आदि मूल्यों का भी इसमें आपका मूल्यांकन किया जाता है, या आदि गुणों का भी उसमें मूल्यांकन किया जाएगा बच्चे का, तो उसी को कहेंगे व्यापक मूल्यांकन। चलिए जी, इसके बाद 80 की विशेषताएं, इसकी विशेषता क्या होगी, ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या हो सकती है उसके बारे में देखते हुए, ठीक है, इसकी जो विशेषता हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो है, एक तो सबसे पहले कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया पूरे वर्ष भर चलती है। ठीक है, यह प्रक्रिया निरंतर मतलब पूरे वर्ष चलती है, पूरे वर्ष चलती है जी। ठीक है, पूरे वर्ष चलती है, यानी कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, पूरे वर्ष चलती रहती है। ठीक है, केवल अंतिम परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई अंतिम जो है कि लास्ट में ही 6 माह के बाद या 1 साल के बाद ही परीक्षा होगी, इसमें लगातार आपका जो है ये ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, सीसीई वाली, कि इसमें लगातार जो है बच्चे की निरंतर मूल्यांकन चलता रहता है वर्ष भर। ठीक है, इसमें मूल्यांकन होता रहता है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या होता है, जो है बच्चों का बौद्धिक, रचनात्मक, सामाजिक और नैतिक क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया जाता है, जो भी पीछे देखा व्यापक में। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक व शैक्षणिक तो है ही तुम्हारा। ठीक है, शैक्षणिक मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें बच्चे का प्रत्येक तरीके से मूल्यांकन इसमें किया जाएगा। ये भी एक इसकी विशेषता है। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, दूसरा इसमें लेखन, यानी कि लिखित भी हो सकता है मूल्यांकन, मौखिक भी हो सकता है, व्यवहारिक भी हो सकता है, और समूह गतिविधियों का उपयोग करके भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं समूह गतिविधि या सामूहिक, व्यक्तिगत यानी कि अकेले का, व्यक्तिगत, कोमा लिखित, लिख के भी ले सकते हैं, कोमा मौखिक, अर्थात सभी प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है, अर्थात सभी प्रकार से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। ठीक है जी, इस विशेषता में क्या होगा, सामूहिक रूप से यानी कि बच्चों का एक साथ भी सबका मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरा आपका क्या है कि ना, व्यक्तिगत यानी कि अकेले बच्चे का भी किया जा सकता है। दूसरा आपका लिखित, लिखकर भी, मौखिक यानी कि बोलकर भी, तो सभी प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या होगा भाई, विशेषता और क्या हो सकती है, सकारात्मक फीडबैक और सुधार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सकारात्मक फीडबैक के साथ साथ सकारात्मक फीडबैक और सुधार के अवसर, और बच्चे में जो ना सुधार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। सकारात्मक फीडबैक और सुधार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो ये भी इसकी एक परीक्षा है, ये भी इसकी एक विशेषता है। दूसरा क्या कह सकते हैं, छात्रों पर परीक्षा का तनाव कम होता है और उनकी समस्याओं को समय से दूर करने में मदद मिलती है। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ठीक है, छात्रों पर तनाव कम होगा तथा उनकी समस्या को हल करने में
क्या सारा हट जा भाई। समस्या को हल करने में हल कर दी भाई। समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। तो CCE की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, एक बार फिर से दोबारा से मैं इसमें बता रहा हूं भाई। यह प्रक्रिया पूरे वर्ष चलती रहती है, यानी निरंतर चलती रहेगी, केवल अंतिम परीक्षा तक ही ये सीमित नहीं होती। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसमें आपका बच्चे का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और शैक्षणिक मूल्यांकन किया जाता है, सभी प्रकार का मूल्यांकन होगा। दूसरा, सामूहिक, व्यक्तिगत, लिखित, मौखिक अर्थात सभी प्रकार का मूल्यांकन इसमें भी शामिल रहेगा। इनके बच्चे का अकेले में भी ले सकते हैं, सामूहिक रूप से भी ले सकते हैं, व्यक्तिगत यानी कि अकेले का, लिखित यानी कि लिखवाकर या मौखिक या बोलकर इंटरव्यू के माध्यम से भी बच्चे का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तो सभी प्रकार का रहेगा। दूसरा, सकारात्मक फीडबैक होगा और सुधार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा छात्रों पर तनाव कम होगा तथा उनकी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं होने वाली है। चलिए जी आगे देखते हैं। CCE के प्रमुख घटक कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला जो घटक है वो है आपका निरंतर मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन का मतलब है कि लगातार छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को लगातार जांचने और सुधारने के लिए यह किया जाता है। ठीक है जी। निरंतर मूल्यांकन का मतलब है कि छात्रों की सीखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया लगातार, छात्रों की सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार, ठीक है, जांचने और सुधारने के लिए यह किया जाता है। प्रक्रिया लगातार जांचने व सुधारने के लिए निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होगा कि परीक्षा या कक्षा गतिविधियां या असाइनमेंट या परियोजनाएं सभी को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर बच्चा जितने भी कार्य करता है कक्षा में या कक्षा के बाहर, उन सभी को इसमें शामिल किया जा सकता है। उसी को कहा जाएगा आपका निरंतर मूल्यांकन। एग्जाम्पल में अगर मैं इसमें बताऊं आपको कौन कौन से शामिल कर सकते हैं, तो साप्ताहिक और मासिक परीक्षण ले सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं साप्ताहिक व मासिक टेस्ट या मासिक परीक्षण, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है भाई आपका। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, और हो सकता है गृह कार्य और जो है परियोजना कार्य। ठीक है, गृह कार्य बच्चे को जो घर पे काम दिया जा रहा है, ठीक है, तो गृह कार्य एवं परियोजना कार्य, गृह कार्य एवं परियोजना कार्य जो उसको प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा और क्या शामिल कर सकते हैं जी, और इसमें आपका जो है सामूहिक चर्चा या समूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण भी शामिल कर सकते हैं। तो समूह चर्चा व प्रस्तुतिकरण को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो CEE के प्रमुख घटक में सबसे पहले निरंतर मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। निरंतर मूल्यांकन का मतलब है कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया, छात्रों के जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार, ठीक है, लगातार जांचने और सुधारने के लिए उसका इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल साप्ताहिक और मासिक परीक्षण हो सकते हैं। बच्चे का जो है साप्ताहिक और मासिक परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा गृह कार्य और परियोजना कार्य दिया जाएगा उसको। इसके अलावा समूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण पर भी विचार किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है आपके मूल्यांकन में आएंगे। कौन से में? निरंतर मूल्यांकन में। इसके बाद दूसरा है आपका व्यापक मतलब यानी बहुत ज्यादा। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें केवल पाठ्यक्रम ना होके सामाजिक, मानसिक और नैतिक मूल्यों या क्षमताओं का भी आंकलन किया जाएगा। इसमें लिख सकते हैं आप, इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ नैतिक, सामाजिक व बौद्धिक, ठीक है जी, इसमें लिख सकते हैं। इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ नैतिक, सामाजिक, ठीक है, बौद्धिक और मानसिक मूल्यों
और मानसिक मानसिक और मानसिक मूल्यों और मानसिक मूल्यों का भी परीक्षण किया जाता है, का भी परीक्षण किया जाएगा। ठीक है जी। व्यापक मूल्यांकन में केवल पाठ्यक्रम शामिल नहीं है, पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक और मानसिक मूल्यांकन भी या आंकलन भी इसमें शामिल किया जाता है। छात्रों के रचनात्मक और विश्लेषणात्मक कौशल की भी जांच इसमें की जाती है। अब इसमें उदाहरण क्या लिख सकते हैं भाई? खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हो सकती है। उदाहरण में लिख सकते हैं आप खेल व सांस्कृतिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि को भी शामिल कर सकते हैं इसमें, सांस्कृतिक गतिविधियां। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या शामिल कर सकते हैं? नेतृत्व क्षमता या समूह कार्य या समूह चर्चा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी चीज का किस तरह से कौन सा बच्चा नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व क्षमता व समूह कार्य को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और क्या शामिल कर सकते हैं भाई? ठीक है। और इसमें क्या शामिल किया जा सकता है इसमें? और आपका समस्या समाधान की क्षमता, कौशल व समस्या समाधान की क्षमता को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। संवाद कौशल व समस्या समाधान को इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी जो है इसकी विशेषता हो सकती हैं। ठीक है। कौन कौन सी हो सकती हैं? तो व्यापक मूल्यांकन का मतलब है इसमें केवल पाठ्यक्रम या शैक्षिक कार्यक्रम ही शामिल नहीं है, उसके बाहर की भी चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे आपका नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, बौद्धिक और मानसिक मूल्यों का भी इसमें परीक्षण किया जाता है। उसी को बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन के अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसमें खेल व सांस्कृतिक गतिविधियां हो जाएंगी शामिल, नाटक वगैरह हो जाएंगे इसमें सारे, उनको शामिल किया जाएगा। नेतृत्व क्षमता यानी कि कोई बच्चा किसी काम को या किसी जो है बच्चों के बीच में रह के किस तरह से उसमें आपका अपना नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है। या कैसे बच्चों को लीड करके लेके चलता है अपने साथ में। समूह कार्य भी इसमें शामिल हो जाएगा। संवाद कौशल और समस्या समाधान को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये रहेगा आपका व्यापक मूल्यांकन। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके बाद सीसी के मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है। यानी कि भाई इसके कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले दिया गया है आपका कौन सा? फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि प्रारंभिक मूल्यांकन। प्रारंभिक मूल्यांकन क्या होगा? यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। ठीक है। ये आपका पीछे भी आया था। ठीक। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगा यह, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यानी कि शिक्षण के साथ साथ शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा। तो इसको कब किया जाता है? जब आपका जो है ना, जब टीचिंग चल रही हो या शिक्षण चल रहा हो। ठीक है। शिक्षण जो है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जा सकता है। ठीक है। या किया जाता है, और जिससे यह समझा जा सके कि छात्र कितना समझ रहा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए ही आपका प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन का मतलब है कि जब बच्चे की कक्षा चल रही हो तो उसी समय उस बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे यह समझा जा सके, यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि यह बच्चा कितना समझ रहा है या कितना इस बच्चे को समझ में आ रहा है और कहाँ कहाँ पर जो है इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो तो उसी के लिए किया जाता है क्या? जो आपका प्रारंभिक मूल्यांकन। ठीक है। एग्जाम्पल में अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें आपका एक तो कक्षा परीक्षण आ जाएगा, साथ के साथ ही बच्चे से कुछ खड़ा करके पूछना। ठीक है। या वहीं से बैठे बैठे पूछना। ठीक है। एक क्विज आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मौखिक परीक्षा इसमें आ जाएगी, परियोजनाएं आ जाएगी। तो वह सारे के सारे आपके प्रारंभिक मूल्यांकन में ही शामिल होते हैं। ठीक है। तो उन सबको प्रारंभिक मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाता है। चलो जी। इसके बाद योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन किसे कहा जाएगा भाई? यह एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। मान लो 1 माह ले लिया। ठीक है। बच्चे का जो है ना 1 महीने तक पढ़ाया, उसके बाद टेस्ट लेना। ठीक है। या 2 माह पढ़ाया, 6 माह पढ़ाया, उसके बाद टेस्ट लेना, या पूरा 1 वर्ष के बाद में, ठीक है, उसका टेस्ट लेना, तो उसको कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है। इसमें लिख सकते हैं यह एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। यह एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है।
निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। ठीक है जी। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि एक निश्चित अवधि के बाद बच्चे का परीक्षण करना या उसका टेस्ट लेना या उसकी परीक्षा लेना, और छात्रों की समग्र उपलब्धि को इसमें मापा जाता है। इसमें छात्र की समग्र उपलब्धि को मापा जाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन उस मूल्यांकन को कहते हैं जब बच्चे का एक निश्चित अवधि के बाद या कुछ समय के बाद या 1 माह बाद या 3 माह बाद या 6 माह बाद या पूरे 1 साल बाद जो एग्जाम लिया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है उसका, उसी को कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, छात्रों की समग्र उपलब्धि का मतलब है कि पूरे साल में उसने या पूरे 3 माह में या पूरे 1 माह में उस बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है, उस उपलब्धि को इसमें शामिल किया जाएगा, उसी को कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपका वार्षिक परीक्षा, वार्षिक या अर्धवार्षिक, वार्षिक या अर्धवार्षिक, वार्षिक या अर्धवार्षिक, या फिर सेमेस्टर परीक्षा। ठीक है, सेमेस्टर परीक्षा भी इसमें शामिल हो सकती है जी। इसके अलावा है जी, इसके अलावा मासिक टेस्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं आपके, मासिक टेस्टों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई जो ना एक निश्चित समय के बाद बच्चे का टेस्ट लेना। ठीक है। दूसरा, इसमें मैंने आपको बताया था पीछे भी पिछली क्लास में, ग्रेडिंग प्रणाली को भी इसी में शामिल किया जाता है। बच्चे को ग्रेड दिए जाते हैं, ग्रेडिंग प्रणाली को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। भाई ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल होंगे? ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल होंगे आपके योगात्मक मूल्यांकन के आपके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है जी। तो योगात्मक मूल्यांकन किसे कहा जाएगा? दोबारा से फिर देख लो, यह एक निश्चित अवधि के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन है जिसमें छात्रों के समग्र उपलब्धि को मापा जाता है, यानी कि पूरे साल में उस बच्चे ने क्या सीखा है उसकी उस उपलब्धि को इसमें आंकलन किया जाता है या उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। एग्जाम्पल वार्षिक, अर्धवार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा, मासिक टेस्ट या ग्रेडिंग प्रणाली को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। चलिए जी, अब सीसीई के लाभ और सीमाएं देखते हैं, भाई इसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या इसकी सीमाएं, यानी कि क्या क्या इसकी हानियां हैं। तो सबसे पहले लाभ देख लो भाई, सबसे पहले आप लाभ देखते आ रहे हो तो अब भी लाभ ही देख लो कि कौन कौन से इसके लाभ होंगे। इसके लाभ क्या हैं? छात्रों के सतत विकास पर ध्यान दिया जाएगा, लगातार जो बच्चे का विकास हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें लिखना है छात्रों के सतत विकास, छात्रों के सतत विकास पर ध्यान दिया जाएगा, ध्यान दिया जाता है। एक तो ये इसकी विशेषता है, सबसे बड़ी ये लाभ है इसका कि भाई जो है छात्रों के सतत विकास पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद दूसरा लाभ क्या होगा? दूसरा क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो ना बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल उठता है इससे। ठीक है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल उठेगा। तो इसमें लिख सकते हैं आप रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। रचनात्मकता व आत्म अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। ठीक है जी, अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है, यानी कि कुल मिलाकर इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होता है। तो ये भी उसका एक इसकी विशेषता होगी या लाभ होगा। दूसरा क्या होगा कि परीक्षा का तनाव बच्चे पर कम आएगा। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं परीक्षा का तनाव कम होगा, परीक्षा का तनाव कम होगा। जब बच्चे का निरंतर मूल्यांकन होता रहेगा, ठीक है, तो कम होगा, परीक्षा का तनाव भी बच्चे पर कम होगा। जब बच्चे का निरंतर मूल्यांकन होता रहेगा, लगातार टेस्ट होता रहेगा, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो ना उसकी अच्छी तैयारी रहती है। ठीक है, तो उस पर परीक्षा का दबाव ज्यादा नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, छात्रों की वास्तविक क्षमताओं को उजागर करने में मदद मिलती है इससे। ठीक है,
छात्रों की वास्तविक क्षमता उजागर करने में मदद मिलती है। करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। तो बच्चों की या छात्रों की वास्तविक क्षमता जो है, उनके अंदर जो कैपेसिटी है, उसको उजागर करने में अधिक आपकी क्या मिलती है? मदद मिलती है। इसके अलावा फीडबैक के माध्यम से सुधार की गुंजाइश भी होती है भाई, ठीक है। फीडबैक के माध्यम से सुधार की संभावना, फीडबैक के माध्यम से सुधार की गुंजाइश रहती है। मान लो बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश इसमें रहती है। तो ये सारे इसके जो है हम लाभ लिख सकते हैं। इसके बाद हानि भी होगी भाई इसकी, ठीक है। तो हानि देख लेते हैं, ठीक है। तो हानि क्या होगा? इसमें शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार करना पड़ेगा। एक तो ये होगा, है जी। हानि लिख लेते हैं भाई, ठीक है। हानि में लिखिएगा सबसे पहले शिक्षकों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। एक तो ये हानि है, शिक्षकों पर अतिरिक्त क्या बढ़ेगा? भार बढ़ेगा। अतिरिक्त भार बढ़ेगा क्योंकि टीचर को जो है प्रत्येक माह या एक निश्चित समय के बाद या एक निरंतर जो है समय के बाद बच्चों का टेस्ट लेना पड़ेगा, परीक्षा लेनी पड़ेगी। उसके लिए टेस्ट बनाएगा, उसको चेक करेगा, बच्चे को नंबर देगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ना शिक्षकों पर अतिरिक्त भार बढ़ता है। दूसरा क्या होगा? मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है, ये, ठीक है। तो ये भी एक इसकी हानि है, ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। तो एक ये भी इसकी हानि है भाई, ठीक है। और क्या हो सके जी हानि? सोच के बताओ भाई, ठीक है। हाँ, और क्या हानि हो सकती है? और हानि हो सकती है भाई, सभी स्कूलों में संसाधनों की कमी हो सकती है। जरूरी नहीं कि सारे संसाधन सभी स्कूल में हों, ठीक है। तो लिखो जी सभी स्कूलों में संसाधनों की कमी हो सकती है। तो ये भी एक इसकी हानि है। जरूरी नहीं कि सभी स्कूलों में सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हों, तो ये भी इसकी एक हानि होगी, ठीक है। तो दोबारा से फिर से बता देता हूँ भाई, CCE के लाभ और सीमाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, उसके लाभ और हानि क्या क्या होगी। एक तो छात्रों और लाभ की बात करें सबसे पहले, तो छात्रों के सतत विकास पर ध्यान दिया जाता है। लगातार उनका जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा तो देखा जाएगा कि बच्चा कैसा कर रहा है। दूसरा, रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चे के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दूसरा, परीक्षा में तनाव कम होगा क्योंकि बच्चा पहले से ही पढ़ता आ रहा है। तीसरा क्या है कि चौथा, छात्रों की वास्तविक क्षमता उजागर करने में आपका जो है मदद मिलेगी। फीडबैक के माध्यम से सुधार की गुंजाइश भी रहती है। अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो उसको सुधारने की भी इसमें संभावना रहती है, ठीक है। लाइट सभी जल रही है ना, ठीक है। चलो, अब हानि की बात करें तो शिक्षकों पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा, चलो बैठ के। दूसरा क्या होगा? मूल्यांकन की प्रक्रिया जटिल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सभी स्कूलों में संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते। तो ये था आपका सतत व्यापक मूल्यांकन के लाभ और हानि। अब बात करेंगे फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का अर्थ और महत्व क्या होता है? फीडबैक सिस्टम क्या है? फीडबैक सिस्टम किसे कहते हैं? देखो, फीडबैक सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षकों को छात्रों की सीखने की जो गति है उसका विश्लेषण करने और उसमें सुधार के लिए दिशा देने का अवसर प्राप्त होता है। उसी को कहा जाता है फीडबैक सिस्टम, ठीक है। फीडबैक सिस्टम, दोबारा से बता रहा हूं, फीडबैक सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षकों को छात्रों की सीखने की जो शैली है या सीखने की जो प्रगति का विश्लेषण करने, यानी कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उसका विश्लेषण करने और उन्हें सुधार के लिए दिशा देने का अवसर इसमें
प्राप्त होता है, तो उसी को कहा जाता है फीडबैक सिस्टम या फीडबैक प्रणाली। ठीक है, फीडबैक एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली की रीढ़ होता है। ठीक है, जो छात्रों को उनकी कमजोरियों और क्षमताओं के बारे में जागरूक करता है। कुल मिलाकर फीडबैक एक ऐसी प्रणाली है, फीडबैक एक ऐसी प्रणाली है, ठीक है, इसमें अर्थ में अगर लिखना चाहो, फीडबैक एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली है, प्रणाली फीडबैक सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें, ठीक है, फीडबैक सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों को उनकी कमजोरियों और क्षमताओं के बारे में जागरूक किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा या शिक्षण प्रणाली के माध्यम से या फीडबैक सिस्टम के माध्यम से। ठीक है जी। तो बच्चों यह एक ऐसी प्रणाली है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों को यह एक ऐसी प्रणाली है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप मेरे साथ साथ, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों को उनकी कमजोरियों और क्षमताओं के बारे में, छात्रों को उनकी कमजोरियां व क्षमता के बारे में उजागर किया जाता है। उजागर किया जाता है, उसी को बोलते हैं भाई फीडबैक सिस्टम। सिंपल सी भाषा में, साधारण भाषा में अगर इसको देखना चाहें तो फीडबैक सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों को उनकी कमजोरियां और क्षमता के बारे में उजागर किया जाता है, यानी कि उनको बताया जाता है कि इस बच्चे में कितनी क्षमता है, क्या क्या कमियां हैं, ताकि बच्चा जो है अपनी कमियों में सुधार कर सके। ठीक है, और उसके अगर आपके क्षमता को बताया जाए तो क्षमता का पूरी तरह से वो प्रयोग कर सके, तो उसीलिए आपका बच्चे को फीडबैक सिस्टम इसमें बताया जाता है। अब बात करें फीडबैक सिस्टम के प्रकार की। ठीक है, फीडबैक सिस्टम जो है कई प्रकार का होता है, जिसमें एक होगा आपका सकारात्मक फीडबैक, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, छात्रों को उनकी उपलब्धियों और अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? छात्रों को उनकी उपलब्धियों या अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि छात्रों के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है क्या? सकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक में बच्चों की उपलब्धियां और उनकी क्षमताओं के बारे में या उनके अच्छे कार्यों के बारे में बताकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उनका आत्मविश्वास और प्रेरणा में विकास हो सके। ठीक है, आगे बात समझे। एग्जाम्पल लिख सकते हैं भाई कि ना, कि तुम बहुत अच्छा हो, या मान लो किसी बच्चे से उत्तर लिया गया कि तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया, या तुम्हारे सोचने की क्षमता बहुत अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, उसको कहा जाएगा सकारात्मक फीडबैक। ठीक है, इसके बाद दूसरा है नकारात्मक फीडबैक। नकारात्मक फीडबैक जो ना बिल्कुल इसका उल्टा होगा भाई। ठीक है, इसमें छात्रों को उनकी गलती का संकेत दिया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि भाई आपने यहाँ पर गलती की है, और उन्हें सुधारने की सलाह दी जाती है। ये भी बच्चों के लिए, देखो ये तो लाभदायक है ही, ठीक है, लेकिन ये भी लाभदायक है बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे को उसकी गलती का एहसास कराया जाता है और जो है उसमें उसको सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है, ताकि दोबारा से फिर वो उस प्रकार की गलती ना करे। ठीक है, यह हमेशा निर्णयात्मक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, ठीक है, इसके बाद आपका अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें कि तुमने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन इस उत्तर को और बेहतर बढ़िया तरीके से आप जो है बच्चे जो है लिख सकते थे, तो ऐसा उसमें बच्चों को कहा जा सकता है। कैसे कह सकते हैं कि तुमने जो ना इसमें बहुत अच्छा उत्तर दिया है, लेकिन इसको और भी अच्छा या और भी बेहतर बनाया जा सकता है, या इस पर्सन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तुमको, कि तुमने जो ना मान लो किसी बच्चे को कोई आपके द्वारा प्रश्न दिया गया और उस बच्चे ने उसका उत्तर लिखा। ठीक है, तो उसको ये नहीं कहना कि उस बच्चे ने जो ना कि भाई आपने इसका उत्तर गलत दिया, ये बताना कि ये इसका आंसर सही है, लेकिन इसका और भी अच्छी तरीके से आंसर जो है इस प्रकार से दिया जा सकता है, तो उसी को कहा जाएगा आपका क्या? नकारात्मक फीडबैक। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखते हैं नंबर 3 पर कौन सा है? संवादी फीडबैक। संवादी फीडबैक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा जो है फीडबैक होगा? इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों को उनकी त्रुटियों और सुधार के उपायों के बारे में विस्तार से बताया जाता है, डिटेल से बच्चे को समझाने का प्रयास किया जाता है कि भाई आपने यहाँ पर गलतियां की हैं और इसमें ये इस तरह से सुधार किया जा सकता है। ठीक है, या इसके जो है इसको इस तरह से इस प्रकार से आप सही कर सकते हो, तो उसको कहा जाएगा संवादी फीडबैक।
डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ठीक है। इसमें क्या होगा, मान लो जो ना बच्चे ने कोई काम किया या कोई जो है किसी पर्सन का जो है हल किया है, ठीक है, तो उसमें कहा जाएगा कि भाई तुम्हारी गणना सही है लेकिन सूत्र का सही उपयोग नहीं हुआ है, अगली बार ध्यान देना इसमें आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, छात्रों को उनकी त्रुटियों और उपायों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। दूसरा, बच्चे को समझाया जाएगा कि भाई आपने जो ना इसका उत्तर तो सही दिया है, ठीक है, उस आपने इसकी गणना सही की है या इस प्रश्न को सही किया है, लेकिन इसमें इस सूत्र का आपने सही उपयोग नहीं किया। अगली बार इसको ध्यान रखना, इस सूत्र के माध्यम से ही इस प्रश्न को करने का प्रयास करना ताकि आपका जल्दी से और सही सटीक आंसर आ सके। तो उसको कहा जाएगा संवादी फीडबैक। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। सहकर्मी फीडबैक, सहकर्मी फीडबैक एक ऐसा फीडबैक होता है, इसमें छात्र एक दूसरे की उत्तर पुस्तिकाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि मान लो बच्चों ने, आपका क्या हुआ कि बच्चों का कोई टेस्ट लिया गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक दूसरे की जो ना एक दूसरे बच्चे को दे दिया जाएगा कि भाई तो ना तुम इसकी चेक करो, तुम इसकी चेक करो, ठीक है, तो आपस में एक दूसरे की चेक करते हैं बच्चे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि समूह चर्चा में जो है सुधार के सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है। मान लो बच्चे ने एक दूसरे की जो ना चेक करी, ठीक है, अपने हिसाब से उसको लगा ऐसा भाई कि इसका आंसर ये सही था, तो उसमें जो है एक दूसरे के साथ में चर्चा करके सहपाठी असाइनमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया की जाती है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो है एक दूसरे की उत्तर पुस्तिकाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन छात्र खुद ही करते हैं और एक दूसरे के साथ में चर्चा करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई इसका आंसर इस तरह से सही होगा। तो उसको कहा जाएगा क्या, सहभाग या सहकर्मी फीडबैक, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अच्छा जी, अगला है आपका प्रभावी फीडबैक देने के तरीके। तो प्रभावी फीडबैक देने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, उसमें आप उसमें जो है ना हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, ठीक है, प्रभावी फीडबैक देने के तरीके। नंबर 1 पे लिख सकते हैं आप स्पष्ट और संक्षिप्त फीडबैक, यानी कि फीडबैक जो दिया जा रहा है वो एक तो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट एवं संक्षिप्त, यानी कि छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। संक्षिप्त फीडबैक कि आप जो बच्चे को फीडबैक दे रहे हो, एक तो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे के समझ में आना चाहिए। संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में, ठीक है, उसमें जो ना ज्यादा बड़ा व्याख्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कम शब्दों में इसको देना चाहिए। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं को संतुलित करें, ठीक है जी, सकारात्मक व नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं को संतुलित करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये कि आपका प्रभावी फीडबैक देने का तरीका। और क्या होगा भाई, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं छात्रों को आत्म सुधार के लिए मार्गदर्शन देना, यानी कि छात्रों को सुधार के लिए मार्गदर्शन देना, यानी कि अध्यापक जो है, बच्चे मान लो कोई गलती कर रहे हैं तो उसको जो है थोड़ा इशारा देकर या थोड़ा जो है उसको मार्गदर्शन देकर उसको समझाए कि भाई इस काम को इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो छात्रों को आत्म सुधार लिख सकते हैं, ठीक है, छात्रों को सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना, ठीक है, या इसमें लिख सकते हो आप आत्म सुधार, ठीक है, यानी कि खुद, यानी कि अध्यापक जो है बच्चों से कह सकता है भाई आप जो ना इसमें खुद सुधार करने का प्रयास करें, बस थोड़ा सा मार्गदर्शन देकर बच्चों को खुद सुधारने के लिए कहें उसमें, ठीक है। तो उसको कहा जाता है आत्म सुधार, ठीक है। आत्म सुधार का मतलब है कि बच्चों को जो ना मान लो कोई समस्या है और उस बच्चे पर नहीं हो रही, तो अध्यापक उसे थोड़ा सा फीडबैक देगा, ठीक है, थोड़ा सा मार्गदर्शन देगा ताकि बच्चा उसे खुद कर सके, ठीक है। दूसरा रहेगा व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देने का प्रयास करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, यानी कि अकेले को, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देने का प्रयास, फीडबैक देने का प्रयास करना चाहिए, फीडबैक देने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देने का प्रयास करना चाहिए, प्रयास करें, ठीक है, या प्रयास करना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तकनीकी उपकरण, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग भी करना इसमें बहुत जरूरी है, वो भी आपका सबसे महत्वपूर्ण रहता है भाई, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं आप
ऑनलाइन, या ऐसे लिख सकते हैं आप इसमें तकनीकी उपकरण, ठीक है, तकनीकी उपकरणों का उपयोग, तकनीकी उपकरणों का उपयोग जैसे ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है। तकनीकी उपकरणों का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर भी आप जो है प्रभावी फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके जो है आपके तरीके हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ तरीके हो सकते हैं आपके किसके प्रभावी फीडबैक देने के तरीके, ठीक है। एक तो स्पष्ट और संक्षिप्त फीडबैक होना चाहिए, दूसरा सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं को संतुलित करना चाहिए, तीसरा कह सकते हैं छात्रों को आत्म सुधार के लिए मार्गदर्शन देना, व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देने का प्रयास करना, और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को फीडबैक देने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करते हैं CCE और फीडबैक सिस्टम में संबंध क्या है, ठीक है, दोनों में क्या संबंध हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं भाई CCE और फीडबैक सिस्टम एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक यानी कि एक दूसरे के समान है, ठीक है। ये दोनों, एक तो लिख सकते हैं आप, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक होंगे, पूरक हैं, पूरक मतलब समान, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक का मतलब होता है भाई समान, ठीक है, एक दूसरे के पूरक का मतलब है समान, ठीक, तो एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है। और CCE छात्रों के सतत मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है और फीडबैक उनमें सुधार और प्रगति में सहायता करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा, CCE छात्रों के मूल्यांकन पर बल देता है। तो ये क्या करेगा, छात्रों के मूल्यांकन पर बल देगा, ठीक है, या छात्रों का मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा, ठीक है। इसके अलावा फीडबैक सिस्टम क्या होगा, फीडबैक सिस्टम जो है उनके सुधार और प्रगति में सहायता करता है, ठीक है। फीडबैक सिस्टम उनके सुधार, ठीक है भाई, इसमें लिख सकते हैं आप फीडबैक सिस्टम उनके सुधार और प्रगति में सहायता करता है। फीडबैक सिस्टम उनके सुधार व प्रगति में सहायता करता है, ठीक है जी। तो दोनों एक दूसरे की दोनों सहायता करते हैं, ठीक है, एक मूल्यांकन पर बल देगा, दूसरा उसके सुधार और प्रगति में जो है सहायता करेगा, ठीक है, या हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपका इसके अलावा और भी लिख सकते हैं आप CCE, ठीक है, जो है, ठीक है, प्रभावी फीडबैक सिस्टम के बिना अधूरा है, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यदि छात्रों को उचित फीडबैक नहीं मिलेगा तो वे अपनी कमजोरियों को सुधार नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, CCE ये, ठीक है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन और फीडबैक सिस्टम, ठीक, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यदि CCE जो ना आपका व्यापक और जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, बिना प्रभावी फीडबैक के, ठीक है, अधूरा रह सकता है, ठीक है, बिना प्रभावी फीडबैक के अधूरा होगा। क्यों? क्योंकि जो ना यदि छात्रों को उचित रिजल्ट या फीडबैक नहीं दिया जाएगा या उनको जो है लगातार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तो वे अपनी कमजोरियों में सुधार नहीं कर पाएंगे, या उनकी कमजोरियों को उजागर नहीं किया जाएगा तो वे अपनी जो उन बच्चों की जो कमजोरियां होती हैं, ठीक है, वे उसमें सुधार नहीं कर पाते। तो इस प्रकार जो है ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं या एक दूसरे के समान हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है, ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका भाई क्या, ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन और फीडबैक सिस्टम, ठीक है। ये आपका ये क्लास आपकी पूरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगली जो क्लास रहेगी आपकी, वो क्लास रहेगी कौन सी, अगली क्लास रहेगी शिक्षण का प्रभावी संप्रेषण, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट क्लास होगी इस यूनिट की, आपकी जो यूनिट 1 चल रही है, ठीक है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की ये आपकी लास्ट टॉपिक है आपका शिक्षण का प्रभावी संप्रेषण। तो इसके बारे में कल को बात करेंगे, ये क्लास आपकी कल को
कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। तो कल आपकी जो है यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। और एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है मेरे साथ साथ अपने क्लास नोट्स बनाते रहें, ताकि एग्जाम के समय, जब भी आपका एग्जाम होगा जून के आसपास, जून या जुलाई में आपका एग्जाम होना है, ठीक है, यूजीसी नेट का, तो उस समय आप जो है उसका बहुत तेजी से या 2-4 दिन में ही या 10-15 दिन के अंदर ही सारे का रिवीजन कर सको आसानी से, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि फिर भी आपकी कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे जो है एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दें, ठीक है। मैं उसको दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है भाई। नमस्कार।